भारतीय इतिहास में हम अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करते हैं, मौर्य, गुप्त, मुगल। लेकिन जब एक बड़ा साम्राज्य बिखरता है तो उसके बाद क्या होता है? आज हम ऐसे ही एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी दौर को समझने वाले हैं, मौर्योत्तर काल। ये वो समय था जब भारत की पूरी तस्वीर ही बदल रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मौर्यों जैसी एक जबरदस्त सेंट्रल पावर खत्म हो गई तो भारत का क्या हुआ? उस पावर वैक्यूम को, उस खालीपन को आखिर भरा किसने? बस इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो देखिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले देखेंगे कि मौर्यों के बाद एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई। फिर बात करेंगे देशी शासकों शुंग और सातवाहनों की। इसके बाद देखेंगे कि उत्तर पश्चिम से कौन कौन आक्रमणकारी आए, और फिर उस दौर की अर्थव्यवस्था, समाज, कला और संस्कृति को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मौर्यों के बाद का नया युग। हुआ ये कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य बिखरा, भारत की राजनीतिक एकता भी टूट गई। एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और बस नए दावेदारों के लिए एक खुला मैदान तैयार हो गया। अब इस खालीपन को भरने के लिए मैदान में कौन उतरा? देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के ग्रुप सामने आए। एक तरफ थे देशी भारतीय शासक जो भारत के अंदर से ही उभरे, और दूसरी तरफ थे विदेशी शासक जो भारत के बाहर मतलब उत्तर पश्चिम से आए। चलिए पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, यानी हमारे देशी शासकों की। ये वो राजवंश थे जिन्होंने मौर्यों की विरासत पर अपना दावा करने के लिए कदम बढ़ाया। इनमें शुंग और सातवाहन सबसे अहम थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शुंग राजवंश का। मौर्यों के जाते ही उन्हीं के गढ़ यानी मगध में एक नई शक्ति का उदय हुआ, और इनकी शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, एक जबरदस्त तख्तापलट के साथ। तो कहानी ये है कि इस वंश की नींव रखी पुष्यमित्र शुंग ने, जो खुद आखिरी मौर्य राजा का सेनापति था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने मौर्यों की नीतियों से एकदम अलग वैदिक प्रथाओं जैसे कि अश्वमेध यज्ञ को फिर से जिंदा किया। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। कुछ लोग उन्हें बौद्ध विरोधी मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भरहूत का मशहूर स्तूप बनवाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। अच्छा, अब मगध से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, दक्कन के इलाके में। यहाँ एक और बहुत बड़ी शक्ति उभर रही थी, सातवाहन राजवंश। सातवाहनों ने दक्कन में अपना दबदबा बनाया। इनके सबसे ताकतवर राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने शक हमलावरों को धूल चटाई थी। इनकी एक बात तो बहुत ही यूनिक थी, राजा अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का बेटा। है ना कमाल की बात? हालांकि राजगद्दी पिता के बाद बेटे को ही मिलती थी। तो ये तो हुई देशी शासकों की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो विदेशी ताकतें जो उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में दाखिल हुईं। और ये नई शक्तियां अपने साथ नए नए प्रभाव भी लेकर आईं। देखिए, ये लोग एक के बाद एक आए। कह सकते हैं कि एक पूरी लहर थी। सबसे पहले आए हिंद यवन, फिर आए शक, उनके बाद एक छोटा सा दौर पहलवों का रहा, और फिर आए इस युग के सबसे ताकतवर खिलाड़ी कुषाण। अब इन सब में कुछ न कुछ खास था। जैसे हिंद यवनों ने पहली बार सिक्कों पर राजा की तस्वीर छापने का चलन शुरू किया। शकों के राजा रुद्रदामन को आज भी सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए याद किया जाता है। लेकिन इन सब पर भारी पड़े कुषाण, जिनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। और जब हम कुषाणों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सम्राट कनिष्क। इनका असर सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बहुत गहरा था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारत सरकार के कैलेंडर का हिस्सा है। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा करवाकर बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े ट्रेड रूट सिल्क रोड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे उनका साम्राज्य माला माल हो गया। तो इतनी सारी पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच आम जिंदगी कैसी थी? अर्थव्यवस्था और समाज का क्या हाल था? सच तो ये है कि ये दौर जबरदस्त व्यापार और कल्चरल इंटीग्रेशन यानी सांस्कृतिक मेलजोल का था। अगर इस दौर की अमीरी को सिर्फ एक नंबर में बताना हो तो वो होगा 124 ग्रीन। अब सवाल ये है कि ये 124 ग्रीन है क्या? ये सिर्फ एक वजन नहीं है, ये कुषाणों के जारी किए गए पहले सोने के सिक्कों का वजन और उनकी शुद्धता थी।
ये उस दौर की इनक्रेडिबल वेल्थ का प्रतीक है। असल में ये व्यापार का सुनहरा दौर था। श्रेणी नाम के व्यापारिक संगठन उद्योगों को चला रहे थे। भारत के बंदरगाहों पर जहाज़ों की लाइन लगी रहती थी। यहाँ से मसाले, मोती और बेहतरीन कपड़े जैसी चीज़ें रोम जाती थीं, तो वहाँ से शराब और शीशे का सामान भारत आता था। और इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड की लीड की हड्डी थी सिल्क रोड। अब समाज की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ हो रही थी। जो विदेशी लोग भारत आए थे, वो बाहर से तो आए, लेकिन धीरे धीरे यहीं के होकर रह गए। उन्हें भारतीय समाज में, खासकर क्षत्रिय वर्ग में जगह दे दी गई। ये मेल जोल, ये घुल मिल जाना ही इस युग की सबसे बड़ी पहचान थी। और देखिए, जब इतनी अलग अलग संस्कृतियां एक साथ आती हैं, तो उसका सबसे खूबसूरत असर कहाँ दिखता है? बिल्कुल सही, कला और संस्कृति पर। इस दौर में कला और साहित्य की नई नई शैलियों और परंपराओं ने जन्म लिया। खास तौर पर मूर्ति कला में 2 बड़े स्कूल्स ऑफ आर्ट्स सामने आए, गांधार और मथुरा। गांधार कला पर ग्रीक रोमन स्टाइल का असर साफ दिखता है और इसमें स्लेटी रंग के पत्थर का इस्तेमाल होता था। वहीं मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी थी, जिसकी पहचान लाल धब्बेदार पत्थर है। और मजे की बात, मथुरा कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां बनाई गईं। यहाँ इन दोनों शैलियों का फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ गांधार कला में बुद्ध को यूनानी देवताओं की तरह दिखाया गया, तो दूसरी तरफ मथुरा कला ने उन्हें एक भारतीय योगी का रूप दिया। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये दोनों ही शैलियां विदेशी शासकों यानी शकों और कुषाणों के राज में फली फूली। ये कल्चरल फ्यूजन का कितना बड़ा सबूत है। ये दौर सिर्फ पत्थर पर कलाकारी का नहीं था, बल्कि ज्ञान विज्ञान का भी था। पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य जैसा महान ग्रंथ लिखा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित जैसा महाकाव्य रचा। और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक ने चरक संहिता लिखकर आयुर्वेद को एक नई दिशा दी। मतलब हर फील्ड में कमाल का काम हो रहा था। तो कुल मिलाकर बात क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बड़ा साम्राज्य खत्म हुआ तो डार्क एज यानी अंधकार युग आ गया होगा। लेकिन मौर्योत्तर काल ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कोई अंधकार युग नहीं था, बल्कि ये तो एक जिंदा दिल दौर था, सिंथेसिस का, संगम का, जहां भारतीय और विदेशी तत्वों के मिलने से एक नई मिली-जुली भारतीय संस्कृति बन रही थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि भारतीय और विदेशी प्रभावों की ये जो मिली-जुली विरासत बनी, इसने आने वाले भारत के भविष्य को, उसकी पहचान